नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की सच्चाई। शहर के पोश इलाके में स्थित शांति विला पहाड़ से देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सफेद रंग की दीवारों पर लिपटी बेगने वेलिया की बेलें और बरामदे में झूलता हुआ झूला, सब कुछ एक खुशहाल परिवार की गवाही देता था। इस घर के मुखिया थे रामेश्वर जी। 68 वर्ष की आयु, चेहरे पर सौम्यता, आंखों में एक अजीब सा सुकून और हाथों में हमेशा रामायण की एक छोटी गुटका। वे एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। ईमानदारी उनकी रगों में थी। पत्नी सावित्री के गुजर जाने के बाद उनका पूरा संसार उनका बेटा आर्यन और बहू स्नेहा थे। स्नेहा नाम जैसी ही कोमल, मोहल्ले वाले उसकी मिसाल देते थे। बहू हो तो स्नेहा जैसी। पड़ोसन मिसेज वर्मा अक्सर कहती थी, ससुर की सेवा ऐसे करती हैं जैसे अपनी सगी बेटी भी ना करे। शाम का समय था। रामेश्वर जी बरामदे में बैठे थे। स्नेहा हाथ में चांदी की तस्तरी में सूप और दवाइयां लेकर आई। पापा जी, सूप पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा, उसने बड़े प्यार से कहा। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। रामेश्वर जी ने किताब बंद की और स्नेहा की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी आ गई। जीते रहो बेटी। सच कहूं स्नेहा, सावित्री के जाने के बाद मुझे लगा था कि मेरा जीवन नर्क बन जाएगा, पर तुमने मुझे कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। स्नेहा ने सिर झुका लिया, एक शर्मीली मुस्कान के साथ। पापा जी, आप मेरे पिता समान हैं, यह मेरा फर्ज है। उसने सूप का कटोरा आगे बढ़ाया। रामेश्वर जी ने कांपते हाथों से कटोरा लिया। जैसे ही उन्होंने सूप का पहला घूंट भरा, उन्हें एक हल्का सा कड़वा स्वाद महसूस हुआ। बेटी, आज सूप में कुछ अलग मसाला है क्या? थोड़ा कड़वा लग रहा है, रामेश्वर जी ने पूछा। स्नेहा के चेहरे पर एक पल के लिए भी शिकन नहीं आई। उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, अरे हाँ पापा जी, डॉक्टर साहब ने जो नई जड़ी बूटी वाली पाउडर दी है ना, इम्यूनिटी के लिए, वो मिलाई है। कड़वी है पर सेहत के लिए अच्छी है, पी लीजिए प्लीज। रामेश्वर जी ने बहू की बात पर विश्वास किया और पूरा सूप पी गए। वे नहीं देख पाए कि जब वे सूप पी रहे थे तो स्नेहा की आंखों में वह आदर्श बहू वाली चमक नहीं थी। उसकी आंखों में एक ठंडा क्रूर सन्नाटा था, एक शिकारी का धैर्य था। 2 महीने बीत चुके थे। घर का माहौल अब पहले जैसा खुशनुमा नहीं लगता था। कम से कम रामेश्वर जी के लिए। आर्यन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। काम का दबाव इतना था कि वह घर देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। वह अपने पिता से प्यार करता था, लेकिन समय की कमी ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। रामेश्वर जी की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। उन्हें चक्कर आते, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते और कभी-कभी तो वे अपने ही घर में रास्ता भूल जाते। पापा, आप डॉक्टर को ठीक से दिखा क्यों नहीं रहे? आर्यन ने एक रविवार को नाश्ते की मेज पर चिढ़ते हुए कहा। बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है, रामेश्वर जी ने धीरे से कहा। तभी स्नेहा बीच में बोल पड़ी। आर्यन, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मेहरा रोज आते हैं चेकअप के लिए। पापा जी बस आजकल थोड़ा भूलने लगे हैं। परसों इन्होंने केस खुली छोड़ दी थी। अगर मैं समय पर ना आती तो। स्नेहा ने बात अधूरी छोड़ दी और अपनी आंखों में डर का भाव ले आई। आर्यन की आंखों में डर आ गया। पापा, प्लीज ध्यान रखा करिए, स्नेहा अकेली क्या क्या संभालेगी? रामेश्वर जी हक्के बक्के रह गए। गैस? मैंने? पर बेटा, मैं तो रसोई में गया ही नहीं था। स्नेहा ने आर्यन की तरफ देखा और अपनी कनपट्टी पर उंगली रखकर इशारा किया, जैसे कह रही हो कि इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। बहस मत करो। रामेश्वर जी ने वह इशारा देख लिया। उनके दिल में एक टीस उठी। क्या वह सच में सठिया रहे हैं या फिर उस रात? रामेश्वर जी को नींद नहीं आ रही थी। प्यास लगी तो वे पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। वे रसोई की तरफ बढ़ रहे थे
कि उन्हें आर्यन और स्नेहा के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। आर्यन, अब हमें उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर पापा के साइन ले लेने चाहिए। स्नेहा की आवाज थी। उनकी हालत देख रहे हो? कल को अगर उन्हें कुछ हो गया और वसीयत का लफड़ा हुआ तो तुम्हारे चाचा ताऊ सब हक मांगने आ जाएंगे। स्नेहा, अभी पापा जिंदा हैं। कैसी बातें कर रही हो? आर्यन थोड़ा गुस्से में लगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आर्यन। डॉक्टर मेहरा कह रहे थे कि उनका हार्ट बहुत वीक हो गया है। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी भी शुरू हो गई है। हमें लीगल काम निपटा लेना चाहिए। रामेश्वर जी दरवाजे के बाहर बूंद बने खड़े थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डोमेंशिया, हार्ट प्रॉब्लम। पिछले महीने तक तो उनका दिल बिल्कुल स्वस्थ था। और डॉक्टर मेहरा को पिछले एक हफ्ते से देखा तक नहीं था। स्नेहा तो कहती थी कि वह उन्हें फोन पर कंसल्ट करती हैं। उस रात रामेश्वर जी पानी पिए बिना ही कमरे में लौट आए। पहली बार उन्हें अपनी बहू से डर लगा। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। रामेश्वर जी अब ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। पड़ोसियों ने आना बंद कर दिया था क्योंकि स्नेहा ने सबको कह रखा था कि पापा जी को इन्फेक्शन का खतरा है। कोई उनसे ना मिले। यह एक सोची समझी साजिश थी। एकांतवास, शिकार को दुनिया से काट दो ताकि उसकी चीखें कोई सुन न सके। एक दोपहर जब स्नेहा बाजार गई थी, घर की पुरानी नौकरानी कांताबाई रामेश्वर जी के कमरे में झाड़ू लगाने आई। कांताबाई इस घर में 20 साल से काम कर रही थी। उसने रामेश्वर जी की हालत देखी तो उसकी रूह कांप गई। साहब जी, वह फुसफुसाई, आपकी यह हालत कैसे हो गई? रामेश्वर जी ने उसे देखा। उनकी आंखें धंस चुकी थी। कांता, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। कांताबाई ने दरवाजा चेक किया, फिर अपनी साड़ी के पल्लू से एक पुड़िया निकाली। साहब जी, बुरा मत मानना, लेकिन छोटी मालकिन स्नेहा पर मुझे भरोसा नहीं है। कल मैंने उन्हें कूड़ेदान में आपकी दवाइयों के रेपर फेंकते देखा। वो दवाइयाँ जो आप खाते हैं वो अलग हैं और जो रेपर कूड़े में थे वो अलग थे। रामेश्वर जी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? साहब, जो नीली गोली आप खाते हैं वो नींद की नहीं है, लेकिन कल कूड़े में मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवा के खाली पत्ते मिले और आप तो बीपी की दवा खाते ही नहीं। रामेश्वर जी का दिमाग सन्न रह गया। वे कांपने लगे। यादों की परतें खुलने लगी। सूप का कड़वा स्वाद, चक्कर आना, अचानक घबराहट। स्नेहा उन्हें गलत दवाइयां दे रही थी। वह उन्हें मार नहीं रही थी, वह उन्हें धीमी मौत दे रही थी ताकि यह नेचुरल डेथ यानी कि स्वाभाविक मृत्यु लगे। कांता, रामेश्वर जी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम आर्यन को बता सकती हो? कांता डर गई। नहीं साहब, छोटे मालिक मेरी बात नहीं मानेंगे। वो अपनी बीवी के दीवाने हैं और अगर मालकिन को पता चला तो वे मुझे काम से निकाल देंगी। शायद मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा हो। रामेश्वर जी समझ गए। वे अकेले थे, बिल्कुल अकेले, अपने ही घर में, अपने ही बेटे के रहते हुए। वे एक कैदी बन चुके थे। आर्यन ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। कल रात पापा ने उसे पकड़कर रोते हुए कहा था, मुझे बचा लो बेटा, वो मुझे मार देगी। आर्यन ने इसे बुढ़ापे का भ्रम मानकर टाल दिया था। स्नेहा ने उसे समझाया था कि यह शक करने की बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। आर्यन के मोबाइल पर बैंक का मैसेज आया। उसके पिता के ज्वाइंट अकाउंट से एक बड़ी रकम एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर हुई थी। आर्यन ने नंबर चेक किया। वह कोई फार्मा कंपनी नहीं, बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी और एक वकील का नंबर था। पापा वकील को पैसे क्यों भेजेंगे? नहीं, पापा तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। यह ट्रांजैक्शन स्नेहा ने किया होगा, लेकिन क्यों? शाम को घर लौटते वक्त आर्यन का मन बेचैन था।
वह सीधे घर जाने के बजाय डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक गया। स्नेहा हमेशा कहती थी कि डॉक्टर मेहरा घर आते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने रिकॉर्ड चेक किया। सॉरी सर, डॉक्टर मेहरा तो पिछले 3 महीने से विदेश में हैं। ये तो इंडिया में है ही नहीं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तो मेरे पिता की दवाइयाँ कौन लिख रहा है? सर, हमारे रिकॉर्ड में मिस्टर रामेश्वर के नाम की कोई फाइल ही नहीं है। आर्यन गाड़ी में बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग सुन्न था। स्नेहा झूठ बोल रही थी, लेकिन क्यों? क्या पापा सच कह रहे थे? उसने घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने का सोचा। उसने अपने फोन पर ऐप खोला, लेकिन पिछले 1 महीने का डेटा डिलीट था। तकनीकी खराबी। स्नेहा ने कहा था। संदेह का बीज अब एक विशेला पेड़ बन चुका था। आर्यन घर पहुंचा। घर में अजीब सी खामोशी थी। स्नेहा रसोई में कुछ गुनगुना रही थी। आज वह बहुत खुश थी। आर्यन, फ्रेश हो जाओ। आज मैंने तुम्हारी पसंद का डिनर बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे पापा के कमरे की ओर गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस भिड़ा हुआ था। अंदर का नजारा देखकर आर्यन की सांसें थम गई। रामेश्वर जी बिस्तर से नीचे गिर पड़े थे। उनके मुंह से जाग निकल रहा था। वे सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। पास ही में इंसुलिन का एक इंजेक्शन पड़ा था, जबकि रामेश्वर जी को डायबिटीज नहीं थी। पापा, आर्यन चीखा। वह दौड़कर पिता के पास गया। रामेश्वर जी ने कांपते हाथ से आर्यन का कॉलर पकड़ा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सच्चाई बता पाने की शांति। वो वो पेपर्स। रामेश्वर जी ने तकिए के नीचे इशारा किया। आर्यन ने तकिया हटाया। वहां एक डायरी थी। तभी पीछे से स्नेहा आई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। रामेश्वर जी को जमीन पर पड़ा देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर घबराहट का मुखौटा ओढ़ लिया। हे भगवान, पापा जी, क्या हुआ? आर्यन, शायद हार्ट अटैक है। एम्बुलेंस बुलाओ। आर्यन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और स्नेहा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, नफरत के थे। इंसुलिन। स्नेहा। आर्यन ने जमीन पर पड़ा इंजेक्शन उठाया। पापा को डायबिटीज कब से हो गई है? स्नेहा एक पल के लिए सहम गई। वो वो शायद मल्टीविटामिन का इंजेक्शन होगा। मैंने तो झूठ बोलना बंद करो। आर्यन शेर की तरह दहाड़ा। डॉक्टर मेहरा विदेश में है। बैंक से पैसे तुम निकाल रही हो, और ये इंसुलिन का ओवरडोज। तुम उन्हें मारना चाहती हो? स्नेहा का चेहरा बदल गया। वह घबराई हुई अबला नारी का मुखौटा उतर गया। उसके चेहरे पर एक पथरीली कठोरता थी। वह सीधी खड़ी हो गई। हाँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मारना चाहती थी। और क्या करती? आर्यन सन्न रह गया। क्यों? उसने टूटती आवाज में पूछा। क्यों? स्नेहा हंसी, एक विक्षिप्त हंसी। क्योंकि मैं थक गई थी आर्यन, तुम्हारी ये आदर्श परिवार की नौटंकी से। 6 साल 6 साल से मैं इस बुढ़े की सेवा कर रही हूँ। पहले तुम्हारी माँ, फिर ये। मेरा अपना कोई जीवन नहीं। मुझे दुनिया घूमनी थी, अपने तरीके से जीना था, लेकिन नहीं। बहू घर की लक्ष्मी है। बहू सेवा करेगी। और ये प्रॉपर्टी, ये करोड़ों का बंगला, ये सब ट्रस्ट के नाम करने वाले थे। ये महात्मा जी, समाज सेवा के लिए। मेरा क्या? हमारा क्या? स्नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने जो किया हमारे भविष्य के लिए किया आर्यन। बस 10 मिनट और रुक जाते तो खेल खत्म हो जाता। हार्ट फेलियर, सब सामान्य लगता। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वह जिस औरत से प्यार करता था, वह एक राक्षस थी। रामेश्वर जी की सांसें उखड़ रही थी। आर्यन ने स्नेहा को धक्का दिया और पिता को गोद में उठाया।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं स्नेहा, ये वह फुसफुसाया और फोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। स्नेहा ने झपट्टा मारकर फोन छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच छीना झपटी हुई। आर्यन ने उसे जोर से धकेला। स्नेहा दीवार से टकराई और गिर पड़ी। एम्बुलेंस और पुलिस एक साथ आए। आर्यन ने पुलिस को बुलाया था। रामेश्वर जी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। वे बेहोश थे लेकिन जिंदा थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने स्नेहा के कमरे की तलाशी ली। अलमारी के पीछे छिपी हुई जहरीली दवाइयां, प्रॉपर्टी के जाली पेपर्स और एक डायरी मिली जिसमें स्नेहा ने शायद अति आत्मविश्वास में अपनी योजनाओं के कुछ अंश लिखे थे। स्नेहा को हथकड़ी पहनाई जा रही थी। वह अब रो नहीं रही थी, न ही गिड़गिड़ा रही थी। वह आर्यन को घूर रही थी। तुम पछताओगे आर्यन, उसने पुलिस जीप में बैठते हुए कहा। तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। मैंने जो किया प्रैक्टिकल था। प्यार से पेट नहीं भरता। आर्यन ने उसे जाते हुए देखा। उसे उस चेहरे से घिन आ रही थी जिसे वह कभी दुनिया में सबसे सुंदर मानता था। अस्पताल के आईसीयू के बाहर आर्यन बैठा था। सिर हाथों में उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर आर्यन, ये एक खतरे से बाहर हैं, लेकिन जहर का असर गहरा था। उनके गुर्दे डैमेज हो गए हैं। उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा और वे शायद अब कभी चल फिर ना पाए। आर्यन आईसीयू में गया। रामेश्वर जी की आंखों में नलियां लगी थी। उन्होंने बेटे को देखा। आर्यन उनके पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो पापा, मैं अंधा था, मैं कुछ नहीं देख पाया। मैंने उसे आप पर तरजीह दी। रामेश्वर जी ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और बेटे के सिर पर रखा। ये कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गया। उस आंसू में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी पीड़ा थी, भरोसे के टूटने की पीड़ा। 6 महीने बाद शर्मा निवास फिर से शांत था, लेकिन यह शांति अब सुकून वाली नहीं बल्कि वीरान थी। स्नेहा जेल में थी। उस पर हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी का केस चल रहा था। आर्यन ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वह पिता की देखभाल कर सके। अगले घर में सीसीटीवी लगवा दिए थे, लेकिन अब घर में कोई बाहरी नहीं था, बस बाप और बेटा। शाम को आर्यन पिता को व्हीलचेयर पर बगीचे में लाया। चाय पापा, उसने कप पकड़ाया। रामेश्वर जी ने कप लिया। उन्होंने एक घूंट भरा और बेटे की तरफ देखा। बेटा, रामेश्वर जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज अब भी कांपती थी। जी पापा। रिश्ते खून के हो या प्यार के, उनकी सच्चाई सिर्फ वक्त बताता है। तुमने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, और जिसे मैं बेटी मानता था उसने मुझे मारने के लिए सब कुछ किया। वे रुके, एक सूखे पत्ते को पेड़ से गिरते हुए देखते रहे। जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है? आर्यन चुप रहा। दुख यह नहीं कि उसने मुझे जहर दिया, दुख यह है कि उसने मेरे विश्वास की हत्या की। अब मैं किसी पर भरोसा करने से डरता हूँ, तुम पर भी बेटा। यह सुनकर आर्यन का कलेजा मुंह को आ गया। यह थी उस अपराध की असली सजा। स्नेहा तो जेल में थी, लेकिन उसकी करतूत ने एक पिता के मन में अपने ही बेटे के लिए भी एक अदृश्य दरार पैदा कर दी थी। जहर शरीर से निकल गया था, लेकिन रिश्तों की आत्मा में बस गया था। हवा का एक झोंका आया। रामेश्वर जी ने शॉल ठीक की। चलो अंदर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है, उन्होंने कहा। आर्यन ने व्हीलचेयर घुमाई। घर की बत्तियां जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में अब वो पहले वाली गर्माहट कभी नहीं लौटने वाली थी। रिश्तों की सच्चाई यही थी कि कांच और विश्वास जब एक बार टूटते हैं तो जुड़ने के बाद भी उसमें दरारें हमेशा दिखती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाइप करना ना भूलिए। अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।